हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करें तो ये है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका। विश्व भारती की पहली ही पंक्ति है इसकी। क्या है पहली पंक्ति प्यारे बच्चों, मैं पढ़कर सुना दूं आपको कि विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने इस पुस्तक का आरंभ हुआ था। एक बार फिर से, ठीक है ना, मन लगाकर सुनिए। क्या कि विश्व भारती के अहिंदी, विश्व भारती के अहिंदी, विश्व भारती पत्रिका थी जिसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते थे, ठीक है ना। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने इस पुस्तक का आरंभ हुआ था। बाद में कुछ नए अध्याय जोड़कर इसे पूर्ण रूप देने की चेष्टा की गई है। मूल व्याख्यानों में से बहुत से अंश छोड़ दिए गए हैं जो हिंदी भाषी साहित्यिकों के लिए अनावश्यक थे। शांति निकेतन के पाली और संस्कृत के अध्यापक पंडित प्रवर श्री नित्यानंद विनोद गोस्वामी ने इसे देख लिया था और आवश्यक सुधार सुझाव दिए थे। संत साहित्य के संबंध में लिखते समय आचार्य क्षितिमोहन सेन महाशय ने अनेक स्थानों पर बहुत सहायता मिली है। इसमें जो संत साहित्य है उसमें किसकी, क्षितिमोहन सेन की, ठीक है ना, किसकी, क्षितिमोहन सेन की जो है। यहां एक चीज और लिखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक रूप में प्रकाशित मेरी दूसरी रचना है। पहली रचना सूर साहित्य नामक पुस्तक थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखती है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक रूप में प्रकाशित मेरी दूसरी रचना है, पहली रचना मेरी सूर साहित्य नामक थी। पहला अध्याय है चलो देखते हैं। वैसे तो मैंने इसमें सारी चीज़ें कर ही रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते आगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1940 ईस्वी है। रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, बता ही दिया। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं भैया, फिर ये गणपति चंद्र गुप्त जी आगे मैंने पढ़ा था और उसमें से जो भी इन्होंने लिखा मैंने भैया आप तक ले आया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, नहीं है तो फिर आप देख लो। हिंदी साहित्य की भूमिका, क्या नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है। क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है। कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, तो वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आगे फिर लिखते हैं इसके बारे में। क्या लिखते हैं, जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी, जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित कौन थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो धारणाएं थी वो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। क्योंकि ये इस्लाम के कारण किसने माना था,
रामचंद्र शुक्ल ने माना था, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया था। क्या कहा था कि तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की भक्ति आंदोलन जो है न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। फिर वो आगे क्या लिखते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं शती में वो आगे चिंता ना कीजिए, ये रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं शती में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि 7वीं 8वीं शती में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं शती में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है, मैं इस्लाम के, कौन लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कौन लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा, शैली आदि के आधार पर सिद्ध किया कि संत काव्य सिद्धों व नाथों के साहित्य का ही विकसित रूप है, इस्लाम के प्रभाव के कारण नहीं है। इन्होंने सिद्ध किया था कि इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या सिद्ध किया था कि भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा, शैली, भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा, शैली आदि के आधार पर सिद्ध किया कि संत काव्य सिद्धों व नाथों के साहित्य का ही विकसित रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए प्रतिपादित किया कि इनकी कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियां, रचना शैली, छंद, योजना आदि संस्कृत, प्राकृत में अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित है। आगे अपने डॉक्टर नगेंद्र को जब पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर कर देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा था वो सही नहीं था, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि प्रेमाख्यानों के मूल में मसनवी शैली या इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था। मसनवियों द्वारा इस्लाम धर्म का या सूफियों द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था। वो क्या था, उसके मूल स्रोत में क्या था, प्रतिपादित किया है कि इनकी कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियों, रचना शैली, छंद, योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित थी, ठीक है ना। संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर ही आश्रित थी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने आरंभ हुआ था। बाद में कुछ नए अध्याय जोड़कर इसे पूर्ण रूप देने की चेष्टा की गई थी।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये है हमारा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। क्या कहता है हमारा हिंदी साहित्य? अपनी मूक सेवाओं से साहित्य को महान और गतिशील बनाने वाले अगणित अख्यात और अज्ञात साहित्य साधकों को यह पुस्तक समर्पित है, जिनका नाम इतिहासकार नहीं जानता है। इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। पुस्तक विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। पिछली पुस्तक भी विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई थी। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को, ये बातें याद रखने वाली है, ध्यान रख लेना भैया, फिर मत कहना सर ने कहा नहीं था, ठीक है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी वो किस लिए लिखी गई थी पहले बता चुका हूं, फिर बता दूं कि विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को साहित्य का परिचय, हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने आरंभ हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने आरंभ हुआ था। और इसका आरंभ कैसे हुआ था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका क्या था, इसका ये लिखा हुआ है, हो सकता है इसमें भी आ जाए। इस पुस्तक में शुरुआत में लिखा हुआ है निवेदन में, निवेदन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। पुस्तक विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। प्रयत्न किया गया है कि यथासंभव सुबोध भाषा में साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों और उसके महत्वपूर्ण बाहरी रूपों के मूल और वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट परिचय दिया जाए। पुस्तक जो है वो उसमें लगभग 10 अध्याय हम कह सकते हैं, ठीक है ना। 10 अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय प्रस्तावना का है, जिसमें हिंदी शब्द का अर्थ, अपभ्रंश का साहित्य, जनेतर अपभ्रंश के बारे में, जैसे आदिकाल होता है वैसा ही है लगातार। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल आता है। कहने का मतलब पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अपभ्रंश साहित्य के बारे में बातचीत की गई है, जैन साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में और इन सभी के बारे में, ठीक है ना, बात की गई है पहले में प्रस्तावना में। दूसरा जो है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये भी मैं आपको करवा दूंगा, वैसी कोई बात नहीं है, लिखे हुए मिल जाएंगे, मैं कहीं ना कहीं करवाऊंगा आपको जरूर। और लिखना चाहो तो आप नॉर्मली लिख लो, चाहे मैं बोल देता हूँ। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें रासो साहित्य वगैरह, विद्यापति आदि सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आता है तीसरा भक्ति साहित्य। भक्ति साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाता है, इसमें भक्ति साहित्य तीसरे अध्याय में परिचय आता है भक्ति का। चौथा अध्याय जो है वो निर्गुण भक्ति साहित्य का है। निर्गुण भक्ति साहित्य के बारे में आप जानते हैं अच्छे से कि क्या आएगा इसमें, रामानंद के शिष्य वगैरह के बारे में आगे लगातार चलती है। नामदेव का नाम भी आता है, जयदेव का भी आता है। फिर आता है कृष्ण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति साहित्य में इन्होंने किस किस को लिया है? निर्गुण भक्ति साहित्य की बात करें तो इन्होंने केवल संत काव्य वालों को ही लिया है। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण वाले सभी आ जाते हैं। फिर सगुण राम भक्ति साहित्य, फिर आता है प्रेम कथानक। ये प्रेम जो सूफी काव्य है ये 7 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर पर रीति काव्य है। रीति काव्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। रीति ग्रंथों का सामान्य विवेचन, फिर प्रमुख रीति ग्रंथकार, रीति काल के लोकप्रिय कवियों की विशेषता और रीति मुक्त काव्यधारा। फिर आधुनिक काल को गद्य युग, फिर 9 नंबर पर आधुनिक काल आता है, उसको इन्होंने 6 भागों में बांटा है। गद्य युग का आरंभ, परिमार्जित भाषा और साहित्य का आरंभ, भारतेंदु युग का, भारतेंदु का उदय और प्रभाव, साहित्य की बहुमुखी उन्नति का काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद तक है ये, ठीक है ना। और उसके बाद उपसार आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पहला अध्याय है प्रस्तावना है, उसमें अपभ्रंश से संबंधित इन्होंने बातचीत की है, अपभ्रंश काव्य से संबंधित है। और अंतिम जो अध्याय है उनका मतलब अंतिम अध्याय जो आधुनिक काल का है, आधुनिक काल का भी जो अंतिम उपभाग है वो है प्रगतिवाद। तो इन्होंने प्रगतिवाद तक बात की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इनकी बातें देखते हैं क्या कहते हैं ये। रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह पुस्तक विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। इस पुस्तक को 10 बिंदुओं में लिखा गया है। ये आ गया, चलो लिख ही दिया, वहां भी बोल दिया था, लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं था। प्रस्तावना है पहला, जिसके अंदर अपभ्रंश से संबंधित काव्य रचनाएं बताई गई है, क्योंकि अपभ्रंश के बारे में बताया जाना जरूरी है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ था। कुछ लोग अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट रूप से उसकी उपेक्षा की थी।
फिर आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर आता है भक्ति साहित्य, इसके अंदर भक्ति साहित्य का सामान्य विवेचन आता है। फिर निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति साहित्य में रामानंद जी आते हैं, उनके शिष्य आते हैं, और निर्गुण भक्ति साहित्य पर नाथों का जो प्रभाव है उसको भी बताया गया है। इसके बाद नामदेव आते हैं, जयदेव आते हैं, और फिर सभी संत आ जाते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण, वो सारे वल्लभाचार्य जी, वो सारे आ जाते हैं, अष्टछाप के कवि आ जाते हैं, मीरा वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगी। सगुण धर्मी में राम भक्ति में राम आ जाएंगे, बाकी सारे जो भी राम भक्त से इसमें। इसके बाद एक्चुअल में क्या है कि प्रेम काव्य जो है ये अक्सर क्या होता है, ये कुछ चीज़ें जो विरोधाभासी चीज़ें होती है वो हमेशा ध्यान रखनी होती है। जैसे प्रेम काव्य है, ये हमेशा किस में आता है, निर्गुण में ही आता है। अधिकतर लोगों ने निर्गुण काव्य के अंतर्गत ही इसको लिया है, लेकिन इन्होंने इसका जो है अध्याय अलग से लिया है, वो भी कृष्ण काव्य और राम काव्य के बाद। फिर आता है रीति काव्य। रीति काव्य में भी आपको मैंने बता ही दिया कि रीति काव्य को इन्होंने रीतिकारों का सामान्य विवेचन, उसके बाद रीति ग्रंथकार कवि और प्रसिद्ध रीति कवियों की विशेषताएं और रीति मुक्त काव्यधारा, ये 4 भागों में बांटा है। फिर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है, और अंतिम जो पहला जो है गद्य का उद्भव विकास बताया गया है, और अंतिम जो है वो प्रगतिवाद तक ही है। ये ध्यान लगा लेना थोड़ा सा, बिल्कुल आसान ही है, वैसे प्रगतिवाद ही रहेगा, क्योंकि इसकी रचना जो है वो कब हुई थी, 1952 में हुई है क्या, सॉरी दिमाग, 1952 में हुई है, ठीक है ना। फिर भी प्रगतिवाद तक लिखा, 1952 तक तो काफी आगे थे, 36 से 43 तक की था प्रगतिवाद, ठीक है ना। रीति काव्य, आधुनिक काल, फिर उपसार। इस ग्रंथ में रीति काल अध्याय में चिंतामणि भूषण व मतीराम को भाई बताया गया है, ठीक है ना। इस ग्रंथ में रीति काल अध्याय में चिंतामणि भूषण व मतीराम को भाई बताया गया है, जबकि विविध प्रमार्गों में विविध प्रमाणों से अब यह सिद्ध हो गया है कि ये तीनों भाई नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मैंने बताया था कि चारों को भाई बताया है। किसको, सबसे पहले चिंतामणि आते हैं, चिंतामणि के बाद आते हैं मतीराम, फिर आते हैं भूषण, और फिर आते हैं जटाशंकर। मतीराम, भूषण और फिर चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर, इन चारों को भाई बताया है, लेकिन बाद में प्रमाणों से सिद्ध हो गए कि चारों भाई नहीं थे। और मिश्र बंधु विनोद में भी ऐसा ही लिखा गया है, मिश्र बंधु विनोद में। फिर आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करें तो इसकी रचना जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। रचनाकार इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के 5 व्याख्यानों का संग्रह है, ठीक है ना। पहली क्या थी, विश्व भारती के पाठकों को, पहली क्या थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल थी, पहली थी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी वो किसके लिए थी, विश्व भारती के हिंदी पाठकों के लिए थी। साहित्य का ज्ञान करवाने के लिए उनको, या साहित्य में सहायता करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, विश्व भारती के लिए। और जो दूसरी थी वो क्या थी, वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वो विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी, ठीक है ना, विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। और ये जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। इस छोटी सी पुस्तक को 5 व्याख्यानों में बांटा गया है, ठीक है ना। और व्याख्यानों के नाम इस प्रकार है, प्रथम व्याख्यान, द्वितीय व्याख्यान, तृतीय व्याख्यान और चतुर्थ व्याख्यान व पंचम व्याख्यान। बस ऐसे बांटा गया है, ठीक है ना। कैसे बांटा गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं प्यारे बच्चों, ऐसे याद रहेगा आपको। ये मेरे पास किताब है, वाणी प्रकाशन की है, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, यह पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। इसमें 5 व्याख्यान है जो ऐसे दिए हुए आप शायद देख पा रहे हैं, 5 व्याख्यान, प्रथम व्याख्यान, द्वितीय व्याख्यान, तृतीय व्याख्यान, इसी तरह से दिया हुआ है। और इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पहले ही पेज पर। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतो व्याघातों का युग कभी आया होगा। लिख लो, हिंदी साहित्य का आदिकाल से पहले ही पृष्ठ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतो व्याघातों का युग कभी आया होगा। इतने विरोधी, आदिकाल को
ठीक है ना। आदिकाल को सब तो व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को सब तो व्याघातों का युग किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसमें लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है, आप नोट कर लें चाहे, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ऐसी बातें मिलती नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के बाद से काशी की सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारणी सभा ने, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के बाद से काशी की सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारणी सभा ने, क्योंकि हम मिश्र बंधु पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये पढ़ा नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने जो पढ़े हैं वो लिखे भी हैं और वो आप तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लें कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने पुराने हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया। किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने पुराने हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया और थोड़े ही दिनों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ग्रंथों का पता लगा लिया। सभा की खोज रिपोर्टों के आधार पर मिश्र बंधुओं ने सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नामक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो अपनी समस्त त्रुटियों और खामियों के बावजूद अत्यंत उपादेय है, लेकिन यह भी कवि वृत्त संग्रह ही है। तो अब आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लेना भैया, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है ना। क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। तो अब मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल ने क्या कहा था? शुक्ल ने कहा था बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल ने क्या कहा था? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था। और क्या कहा था? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, ठीक है ना, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। ये दो नाम किसने दिए थे मिश्र बंधु विनोद को? आचार्य शुक्ल ने दिए थे। किसने दिए थे? आचार्य शुक्ल ने दिए थे, ठीक है ना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे क्या कहते हैं? कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु विनोद को क्या कहते हैं? कवि वृत्त संग्रह। अब यही बात जो है किसको कहा है कवि वृत्त संग्रह? किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह किसको कहा है? तो उन्होंने कवि वृत्त संग्रह किसको कहा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कवि वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह किसको कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कहा है। आचार्य शुक्ल ने शिवसिंह सरोज का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको वृत्त संग्रह कहा है, और जो ग्रियर्सन का है उसको कवि वृत्त संग्रह कहा है, ठीक है ना, उसको कवि वृत्त संग्रह ऐसा कहा है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ठीक है ना। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का संबंधन सुनाई पड़ा। पहली बार वह जीवंत मानव विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ी। त्रुटियां इसमें भी है, वृत्त संग्रह की परंपरा उसमें समाप्त नहीं हुई है, और साहित्य को मानव समाज के सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति के रूप में न देखकर केवल शिक्षित समझी जाने वाली जनता की प्रवृत्तियों के विवर्तन के निर्देश के रूप में देखा गया है। इसमें भी क्या किया गया है कि शिक्षित समझी जाने वाली जनता को ही ध्यान में रखकर यह लिखा गया है।
चलो इतना काफ़ी है। देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिसने मुझे हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य रूपों के उद्भव और विकास की कहानी कहने का अवसर दिया है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना। मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब बिहार राष्ट्र भाषा परिषद अगर आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल की बात चल रही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल की बात चल रही है, फिर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद आपको याद नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर उसने ये कहा कि अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिसने मुझे हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य रूपों के, जिसने मुझे हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य रूपों के उद्भव और विकास की कहानी कहने का अवसर दिया है। अब उद्भव और विकास आते ऐसा लिखकर वो पूछ ले कि यह हजारी प्रसाद की किस पुस्तक से रचित है, और यह जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऐसी बात आती, उद्भव और विकास आती, क्योंकि आपने जो नाम पढ़ रखे होंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आदिकाल तो आएगा नहीं, ये उद्भव और विकास पहले आ जाएगा और आप गलत कर बैठोगे। तो याद रखना है इस कथन को कि हिंदी साहित्य का आदिकाल से ये उद्धृत है। यह काल नाना दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। यह कथन किसका है कथन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब दूसरी बात करते हैं कि यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना से लिया गया है। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना से लिया गया है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल से। कहाँ से लिया गया है? हिंदी साहित्य का आदिकाल से ये कथन लिया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है कहाँ लिखा गया था? तो बिहार राष्ट्रभाषा के तत्वाधान में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? बिहार राष्ट्रभाषा के तत्वाधान में लिखा गया था। यह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में ये लिखा गया था। इस तरह से अंदर से ही क्वेश्चंस निकालते हुए आपने पढ़ना है। अब भैया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आगे हैं जी। अब देखते हैं क्या कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त भैया। इन्होंने तो पीछा ही पकड़ लिया है, अब क्या करें, कोई इलाज अपने पास है नहीं। एक्चुअली में क्या है, ये गणपति चंद्र गुप्त मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है, वैसे तो दोनों पढ़े हुए हैं तो, लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पूर्व पीठिका है ना, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहासों का वर्णन है। और उस पूर्व पीठिका में जो पूर्व पीठिका जो अध्याय है वो किसने लिखा है? वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, ठीक है ना। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल, ये जरूर डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से मैं एक सरसरी निगाह मार लेता हूं आपके साथ ही। ये इसी में से है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, पृष्ठ संख्या 29 है। इसी में इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसकी जो पूर्व पीठिका है, ठीक है ना, इसको किसने लिखा है? पूर्व पीठिका को
ठीक है ना। पूर्व पीठिका को किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? पूर्व पीठिका को गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। इसलिए ये इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ कथन जो रेगुलर आ रहे हैं। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समानांतर उन्होंने कहा था ना कि साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। मतलब युगीन परिस्थितियों को उन्होंने महत्व दिया था। तो वो एकांगी दृष्टिकोण, सभी ने इस दृष्टिकोण को एकांगी दृष्टिकोण कहा है, क्योंकि युगीन मतलब उसी वक्त को उसका कारण मान लेना, लेकिन उसके पूर्व में परंपरा के रूप में कारण कुछ और छिपे रहते हैं, क्योंकि पहले से ही कुछ कारण और रहते हैं, वो न मान के तदयुगीन जो है कारण मान लेना, तो वो एकांगी दृष्टिकोण है। तदयुगीन कारण तो रहते हैं, लेकिन पीछे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर मुजरिम बनता है तो उसकी तत्कालीन परिस्थितियां नहीं, पूर्व परिस्थितियां भी कहीं न कहीं जिम्मेवार होती है। हम किसी की पूर्व वर्तमान परिस्थितियां देखते हैं कि कोई क्या है, कोई मुजरिम है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि इसके पीछे कारण क्या थे। तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियां तो होती है जिम्मेवार, लेकिन उसके पीछे भी कहीं कारण रहते हैं, परंपराएं। तो उन परंपराओं का जो है इन्होंने दृष्टिकोण के समानांतर अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्षी विचारणीय है। मतलब वास्तव में अगर सच्चा इतिहास आपने लिखना है तो उसके लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों ही पक्ष ही विचारणीय है। आचार्य द्विवेदी ने जहां परंपरा पर बल दिया, वहीं आचार्य शुक्ल युग स्थिति पर। अतः कहा जा सकता है कि दोनों के मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। महत्वपूर्ण है, नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है इसका 1965 ईस्वी। रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग जो है वो 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग जो है इसका 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह गणपति चंद्र गुप्त के 2 हिंदी साहित्य के इतिहास है। यह है प्रथम खंड, यह है द्वितीय खंड। यह गणपति चंद्र गुप्त वही गणपति चंद्र गुप्त है जिन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। किसको? शालिभद्र सूरी को। और प्रथम रचना जो है उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। और इसी में जो मैंने शुक्ल के इतिहास में बात कही थी वो इसके पहले ही पृष्ठ पर लिखी गई है। देखिए इससे पहले सिर्फ पैसे लिखे हुए हैं, ये पैसे लिखे हुए यहाँ इस पेज पर लिखी हुई है। वो बात जो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, कौन सी बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की उपयुक्त दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही सभी प्रवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित। तो ये जो बातें हैं, अब इसका जो दृष्टिकोण है, मैंने कहा था जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में मैंने इतिहास पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वैज्ञानिक पद्धति पढ़ाई थी, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कुछ साहित्यकार जो है इसके पीछे वैज्ञानिक जो पद्धति है वो हिंदी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य का क्या नाम है यार, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है उसमें वैज्ञानिक पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनका जो विवेचन था वो क्या था? दृष्टिकोण, इतिहास का संबंध अतीत की व्याख्या से है तथा प्रत्येक व्याख्या के मूल में व्याख्याता का दृष्टिकोण अनुस्यूत रहता है। प्रस्तुत इतिहास में प्रयुक्त दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया ये इतिहास था। फिर लिखते हैं, वस्तुतः इस कृति के प्रथम खंड में प्रस्तुत साहित्य के विकासवादी सिद्धांत मेरे निजी चित्त पर आधारित है। ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासवादी चिंतन,
क्या चीजें हैं इसके आधार में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है एक तो, और विकासवादी चिंतन। ठीक है ना। अभी तो किताबें देख के घबराते क्यों? अभी तो देखिए दिन में ट्रिकें और आनी शुरू हो जाएंगी, ट्रिकें शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा जो है सारांश मैं पढ़ाने शुरू करूंगा, और सरल तरीके जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, भारतीय काव्य शास्त्र के, गद्य रचनाओं के जो है आसान आसान तरीके मैं लेकर आने वाला हूँ। शाम को ये क्लास रहेगी और दिन में ऐसी रहेगी, और ये स्थिति मैं कर दूंगा कि जो आपने बड़े बड़े भारी भारी पैसे देकर जो कोर्स खरीद रखे हैं ना, उनको छोड़कर, बीच में पैसे देने के बावजूद उनको छोड़कर आप लोग जो है एक बार मेरी क्लास देखोगे तो फिर ये इन्हीं क्लासों से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसी स्थिति में कर दूंगा। प्रथम खंड जो 1965 ईस्वी में आदिकाल से आधुनिक काल तक 1184 से 1857 ईस्वी तक, प्रथम खंड जो है वो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। आदिकाल से आधुनिक काल तक 1184 से 1857 ईस्वी तक। प्रस्तुत इतिहास में प्रयुक्त दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी जा सकती है। अच्छा, लिख दिया गया। मैंने कहा था ना मैं लिख देता हूं, वैसे तो जो भी मैं पढ़ता हूं वो लिख देता हूं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि शालिभद्र सूरीकृत बाहुबली रास 1184 ईस्वी को नहीं ईस्वी को ही नहीं को ही, न कहां से आ गया, ऐसे गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, को ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रचलित काल विभाजन उसके विभिन्न युगों का नामकरण किसी मिश्रित सिद्धांत पर आधारित किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित न होने के कारण अनेक असंगतियों से युक्त है, जिन्हें देखते हुए, सुन लो, पहले के जो काल विभाजन है उनके बारे में इन्होंने लिखा है, और फिर इन्होंने क्या काल विभाजन किया है वो भी आगे बताएंगे। क्या है कि काल विभाजन हिंदी साहित्य का प्रचलित काल विभाजन, हिंदी साहित्य का प्रचलित काल विभाजन कौन सा है? प्रचलित काल विभाजन कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये है प्रचलित काल विभाजन। तो वो कह रहे हैं साहित्य का प्रचलित काल विभाजन एवं उसके विभिन्न युगों का नामकरण, नामकरण मतलब भक्ति काल के अंदर संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य हो गया, इसी तरह से वो उसके विभिन्न युगों का नामकरण किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित न होने के कारण अनेक असंगतियों से युक्त है, जिन्हें देखते हुए मैंने उसे नया रूप देने का प्रयास किया है। संक्षेप में मैंने समस्त हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया है। संक्षेप में मैंने समस्त हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया है। प्रारंभिक काल, ठीक है ना, 1184 से 1350 ईस्वी, प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 से अब तक। ये जो है कहीं से नहीं, ये किताबें हैं, यहीं से पढ़ के लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। सब कुछ एकदम ओरिजिनल चॉइस करेक्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की एक प्रवृत्ति को प्रमुखता देते हुए उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की एक प्रवृत्ति को प्रमुखता देते हुए उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया, जिससे उस युग की अन्य प्रवृत्तियां सर्वथा उपेक्षित एवं, बिल्कुल सही बात है, अन्य प्रवृत्तियां सर्वथा उपेक्षित एवं तिरोहित हो गई है। संभव है इससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सुविधा रही हो, संभव है इससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सुविधा रही हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रयास एकांगिकता एवं अधूरेपन का सूचक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की एक प्रवृत्ति को, बिल्कुल सही है, किसी एक प्रवृत्ति को, जैसे वीरगाथा काल में वीर को, बस रीति काल में रीति को, और इस तरह से मतलब एक प्रवृत्ति को, प्रगतिवाद में प्रगति को, छायावाद में छाया को, जबकि दूसरे भी लगातार रचनाएं कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं जैसे रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर आचार्य शुक्ल ने घनानंद को ऐसे ही पटक दिया। तो इस तरह से ऐसी जो बातें हैं, पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की एक प्रवृत्ति को प्रमुखता देते हुए उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया,
जिससे उस युग की अन्य प्रवृत्तियां सर्वथा उपेक्षित एवं तिरोहित होगी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब भक्ति काल पढ़ते हैं, तो जब संत काव्य पढ़ते हैं तो उसमें 8 ही संतों का प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है। फिर हम सूफी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें भी 8 ही सूफी कवियों को मिलता है। फिर हम कृष्ण काव्य पढ़ते हैं तो उसमें भी 8-10 है, और जब हम राम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें भी 8-10 कवियों का ही वर्णन मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि भक्ति काल के फुटकल रचनाकार, भक्ति काल के फुटकल रचनाकार, तो उसमें लगभग 22, इससे अधिक ही लगभग 22 कवियों का वर्णन मिलता है, और वो भी मुख्य, जिसमें जैसे केशवदास जी हो गए, और प्रमुख रूप से केशवदास जी हुए, टोडरमल हुए, और अभी मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो प्रमुख कवि है जो उनका परिचय उसके अंदर दिया गया है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे कि भक्ति, जब भी मैं बात करता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो फुटकल भक्ति काल का जो फुटकल कविताएं हैं या फुटकल रचनाएं जो है वो जरूर पढ़े, क्योंकि अधिकतर जो है उसके अंदर रचनाएं, उसमें बहुत अधिक रचनाएं दी गई हैं। फुटकल रचनाओं की बात करें तो अभी जस्ट दिमाग में नहीं आ रही है मेरे, वैसे तो याद ही रहती है। क्या नाम था, कौन थे? हाँ, जैसे देखिए बनारसी दास जी हो गए, सेनापति हो गया, और केशवदास जी हो गए, ऐसे प्रमुख पुहकर कवि हुआ, सुंदर कवि हुआ, लालचंद या लक्षोदय होगा, 22 कवि है वैसे टोटल, ठीक है ना। होलराय कवि हो गया, रहीम कवि हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, और जमाल कवि हुआ, बलभद्र मिश्र हुआ, मनोहर कवि हुआ, आलम हुए, गंग कवि हुआ, महाराजा बिरबल हुए, टोडरमल हुए, ठीक है, नरोत्तम दास जी हुए, छील कवि, लाल दास, कृपाराम, ये सारे के सारे जो है भक्ति काल के फुटकल रचनाकारों में इनको संकलित किया गया। तो यही कहीं न कहीं जैसे फुटकल का नाम आता है तो कहीं न कहीं उनकी क्या हुई है, उपेक्षा हुई है, ठीक है ना। इससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सुविधा हो रही हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रयास एकांगिकता एवं अधूरेपन का सूचक है। प्रमुख प्रवृत्ति का प्रमुख स्थान देना तो उचित है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि प्रमुख प्रवृत्ति को, प्रमुख प्रवृत्ति का प्रमुख स्थान देना तो उचित है, किंतु गौण प्रवृत्तियों की सर्वथा उपेक्षा करना, उन्हें गौण स्थान भी न देना अनुचित है। उदाहरण के लिए यदि टोकरी में 50 आम और 20 केला और 10 संतरे हो, उदाहरण के लिए, कौन, गणपति चंद्रगुप्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया, ऐसे मत कह देना बीच में फल फ्रूट बेचने कैसे आ गए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यदि टोकरी में 50 आम, 20 केले और 10 संतरे हो, तो प्रमुखता के आधार पर उसे आम की टोकरी कहना अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक दृष्टि से फलों की टोकरी कहना उचित है। भक्ति काल, रीतिकाल जैसी संज्ञाएं पहले प्रकार के दृष्टिकोण की सूचक है। भक्ति काल, रीतिकाल जैसी संज्ञाएं जो है पहले प्रकार की दृष्टिकोण है। पहला प्रकार क्या है, जैसे आम की टोकरी कह दिया, कहने का मतलब यह कि भक्ति काल में भक्ति से संबंधित रचना, तो वीर श्रृंगार रस की रचना कौन सी नहीं हुई थी, हुई थी, ठीक है ना। और वीर रस की रचना कौन सी नहीं हुई थी, हुई थी। तो फिर उसको भक्ति काल नाम क्यों दिया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो गौण रचनाएं थी, उनको भी कुछ न कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जिससे क्या है कि उनका महत्व जो है वो कम न हो, ठीक है ना। तो भक्ति काल, रीतिकाल नाम ये क्या है, पहले प्रकार के नाम है कि एक टोकरी में 50 आम थे, 20 केले थे, 10 संतरे थे, लेकिन फिर भी उसको आम की टोकरी कह दिया। तो ये केलों की और संतरों की जब सर्वथा उपेक्षा होगी, उसी तरह भक्ति काल में, रीति काल में अन्य जो प्रवृत्तियां थी उनकी उपेक्षा हुई, या अन्य प्रवृत्तियों से संबंधित जो रचनाएं करने वाले थे उनकी उपेक्षा की गई। जैसे रीति काल है तो रीति काल में भक्ति से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन उनकी उपेक्षा रही इस काल में। एक ही प्रवृत्ति को प्रमुखता देने की एकांगी दृष्टि के कारण ही तथाकथित भक्ति काल में लिखे गए शताधिक वीर रसात्मक काव्यों को, शताधिक वीर रसात्मक काव्यों को तथा रीति काल के रीतिमुक्त कवियों को, रीति काल के रीतिमुक्त कवियों को जिनमें घनानंद जैसे रस सिद्ध कवि भी हैं, फुटकल खाते में ही शरण लेनी पड़ी। मैं पहले कह गया था कि घनानंद को पटक दिया था, फुटकल खाते में शरण लेनी पड़ी। अस्तु मैंने इन कालखंडों के नामकरण में ऐसी सामान्य संज्ञाओं का प्रयोग किया है जिससे हिंदी साहित्य को संपूर्ण एवं व्यापक रूप में तथा उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को सर्वांगीण रूप से प्रस्तुत किया जा सके। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसी कालखंड को पहले से ही वीरगाथा काल
गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि किसी कालखंड को पहले से ही वीरगाथा काल, भक्ति काल या रीति काल मान लेना एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि प्रत्येक कालखंड की ऐसी काव्य परंपराओं को जो इस नामकरण के प्रतिकूल पड़ती थी, इतिहास में स्थान ही नहीं दिया जा सका। यदि इन पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर मध्यकाल के सारे साहित्य को उसके वास्तविक रूप में देखें तो ज्ञात होगा कि इस काल में केवल 5 ही काव्य परंपराओं का, ठीक है ना, 5 ही काव्य परंपराओं, भक्ति काल की बात करें तो इसमें 5 काव्य परंपराएं थी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य, कृष्ण काव्य और रीति काव्य, ठीक है ना। अगर हम इस काल में 5 ही काव्य परंपरा का ही नहीं, ये कह रहे कि 5 ही काव्य परंपरा का नहीं, कौन सी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, इनका ही नहीं, अपितु एकादश काव्य धाराओं का अस्तित्व है। वे काव्य धाराएं कौन कौन सी है वो ये बताना चाह रहे हैं। भी 3 काव्य धाराएं तो है ही, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य। मध्यकाल में इनका, मध्यकाल से तात्पर्य पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल मतलब रीति काल, ठीक है ना। तो मध्यकाल में ये 5 काव्य धाराएं बताई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अन्य काव्य धाराएं भी थी। कौन सी? वे काव्य धाराएं हैं संत काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, पौराणिक गीति काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, मैथिली गीति परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा। ये सारी परंपराएं जो किसको, भक्ति काल को, इन्होंने मध्यकाल को इतनी कालों में इन्होंने बांटा है। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। आप देख लेना, ठीक है ना। कौन सी है? संत काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, पौराणिक गीति काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, मैथिली गीति परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा। मध्यकाल की इन एकादश काव्य परंपराओं को मैंने 3 प्रकार के आश्रय केंद्रों में विभक्त किया है कि 3 प्रकार के, ये जो परंपराएं थी ये 3 प्रकार के आश्रय में लिखी गई थी। कौन कौन से? धर्माश्रय, राजाश्रय एवं लोकाश्रय। एक थी धर्माश्रय, दूसरी थी राज्याश्रय और तीसरी लोकाश्रय, ठीक है ना। कि धर्म के आश्रित होकर जो रचनाएं लिखी गई थी, तीसरी राजा के आश्रित होकर जो लिखी गई थी दूसरी, और तीसरी लोक के जन सामान्य के। आधुनिक काल को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। एक आदर्शवादी, देख लेना भैया, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अलग है, बाकी सारे पूछे जा चुके हैं, यही बाकी है, ठीक है ना। भक्ति काल को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है, आदर्शवादी और स्वच्छंदतावादी। आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी। आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी। आदर्शवादी में भारतेंदु एवं द्विवेदी युग आ जाते हैं, स्वच्छंदतावादी में केवल छायावाद आता है, यथार्थवादी में समाजपरक यथार्थवादी। यथार्थवादी को 2 भागों में बांटा है, समाजपरक यथार्थवादी जिसमें प्रगतिवाद आता है और व्यक्तिपरक यथार्थवादी जिसमें प्रयोगवाद आता है, ठीक है ना। जो स्वच्छंदतावादी फिर यथार्थवादी, यथार्थवादी को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है समाजपरक यथार्थवादी और दूसरा है, ये है 2 नंबर, व्यक्तिपरक यथार्थवादी। समाजपरक यथार्थवादी है उसमें प्रगतिवाद आता है और व्यक्तिपरक यथार्थवादी में प्रयोगवाद आता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को व प्रथम रचना बड़तेश्वर बाहुबलीराज को माना है, ठीक है ना। ये जो है इनका काव्य विभाजन है मध्यकाल का और आधुनिक काल का। आपने देख लिया होगा आधुनिक काल का। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का मध्यकाल, यदि भारत में मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा, उन्नति या अवनति का युग था तो आधुनिक काल को ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं समाप्ति का युग कहा जा सकता है, ठीक है ना। वाह भाई वाह, गणपति चंद्रगुप्त फट्टा चक दिया भैया। हिंदी साहित्य का मध्यकाल यदि भारत में, हिंदी साहित्य का मध्यकाल, वो शुक्ल का लरला रखा है भैया। हिंदी साहित्य का मध्यकाल यदि भारत में मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा, उन्नति एवं अवनति का युग था
तो आधुनिक काल को ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं समाप्ति का युग कहा जा सकता है भैया। हम तो बिल्कुल इनकार नहीं करने वाले, आप जैसे कहोगे हम हाँ में हाँ मिला लेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मध्यकाल में कबीर तुलसी सूर ने जो साहित्यिक कार्य किया, मध्यकाल में कबीर तुलसी सूर ने, मध्यकाल में कबीर तुलसी सूर ने जो साहित्यिक कार्य किया, लगभग वही आधुनिक काल में भारतेंदु, मैथिल शरण गुप्त, हरियोध प्रसाद और प्रेमचंद ने किया। ठीक है ना, ये देख लेना भैया क्या क्या नाम है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार मध्यकाल में कबीर तुलसी सूर ने जो काम किया, यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। गणपति चंद्र गुप्त मध्यकाल में कबीर तुलसी सूर ने जो साहित्यिक कार्य किया, लगभग वही आधुनिक काल में भारतेंदु, मैथिल शरण गुप्त, हरियोध प्रसाद और प्रेमचंद ने किया।